नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। योग शिक्षक, योग आचार्य, योग चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। कल हम लोगों ने फादर ऑफ नेचुरोपैथी लुई कोने के अनुसार पत्ते वाला या पत्तियों वाला धूप स्नान के बारे में सुना, समझा और उसकी क्रियाविधि देखी। एक बात बताने को रह गई थी कि यदि आप एक अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहते हैं तो लुई कोनी की 3 पुस्तकें, न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं नवीन चिकित्सा, हिंदी में आ गई है, अनुवादित बाई श्री महावीर प्रसाद जी पौदार। दूसरी, मैं तंदुरुस्त हूँ या बीमार, ये बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि यदि आप किसी भी रोग से बचना चाहते हो या उसको जड़ से ठीक करना चाहते हो तो आपको कब्ज या कोष्ठबद्धता अथवा पेट की खराबी से अपने को मुक्त करना होगा। इसके लिए लुई कोने ने खरी भूख में खाने का सुझाव दिया है, चबा चबा कर खाने का सुझाव दिया है और ठंडा घर्षण कट स्नान इसके लिए वरदान बताया है। मेरा स्वयं का भी अनुभव है। और तीसरी पुस्तक है आपकी फेशियल डायग्नोसिस, फेशियल एक्सप्रेशन, या हिंदी में है मुखाकृति विज्ञान। ये तीनों पुस्तकें सर्व सेवा संघ बनारस से प्रकाशित हुई हैं। हमारे यहाँ मिल सकती हैं, क्योंकि मेरा स्वयं का प्रकाशन नहीं है, इसलिए चाह करके भी इसको हम आनंदयोगा.com के अदर बुक्स या आनंद योगा ई लाइब्रेरी में नहीं डाल सकते हैं। अगर आप एक अच्छे नेचुरोपैथ बनना चाहते हैं, इन तीनों पुस्तकों को बार बार पढ़ना होगा, समझना होगा। इस के अलावा एक पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर, रिटन बाई जस्ट या जस्ट। एक पुस्तक है फादर कनाइव की जल चिकित्सा। ये पुस्तकें बड़ी मौलिक पुस्तकें हैं और यदि इन पुस्तकों के साथ डॉक्टर गंगा प्रसाद गौड़ नाहर, लखनऊ के, उनकी लिखित पुस्तक प्राकृतिक आयुर्विज्ञान, ये पुस्तक है,
जिसको हमारे बहुत प्रिय डॉक्टर राकेश जिंदल जी ने प्रकाशित किया है, धन्यवाद के पात्र है। इस पुस्तक में प्राकृतिक चिकित्सा का दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत एवं विभिन्न रोगों में प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करें। या तो अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे डॉक्टर शरण प्रसाद उर्ली कांचन वाले अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनकी पुस्तकें प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा विधि, उपवास, प्राकृतिक चिकित्सा में उभाड़ आदि अच्छी पुस्तकें हैं। हम धर्मचंद सरावगी जी को नहीं भूल सकते हैं, कलकत्ता के, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में किताबें लिखी। घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा, विभिन्न रोगों के नाम से पुस्तकें लिखी, और उनकी एक बहुत बड़ी जीवनी बहुत अच्छी छपी है जो मेरी लाइब्रेरी में है। धर्मचंद सरावगी की, जो करीब 88 वर्ष तक, 84 वर्ष में तो उन्होंने हवाई जहाज के कंपटीशन में फर्स्ट आए थे। मुझे भी उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। ऐसे ही हमारे डॉक्टर बिमल मोदी जी के पिताजी, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के पायनियर श्री विट्ठल दास मोदी जी की भी जीवनी पढ़ने लायक है। इनके पढ़ने से प्रोत्साहन मिलता है कि हम प्रकृति की ओर क्यों चलें, प्रकृति की भाषा को कैसे समझें। रोग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तामसी दवा व्यापारियों ने अपनी दवाइयों को करोड़ों गुना बेचने के लिए एक मकड़ जाल खड़ा कर दिया है। इसलिए हमें प्रकृति की ओर चलना होगा। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मकड़ जाल आने वाला है फार्मा कंपनियों का। कैंसर, हेपेटाइटिस, एड्स और उससे भी भयंकर आने वाला है वह वायरस। वायरस के अटैक से आदमी बहुत कम मरेगा। आदमी तो मरेगा ही। मैं नेचुरोपैथ हूँ, योग साधक हूँ, मुझे न मरने के तमाम तरीके मालूम हैं, लेकिन ये मृत रोग है। यहाँ तो मरना ही पड़ेगा किसी न किसी चीज़ से, लेकिन भय से मरे, क्योंकि योग शास्त्र कहते हैं अंतमति सोई गति। अगर हम भय से मरेंगे तो पैदा होती भय बना रहेगा। एक बात मैं कहता हूँ, संसार में कोई जीव आदमी को छोड़ करके पैदा होते ही रोता नहीं है। हमारे इतिहास में बहुत से लोग हैं जो पैदा होते ही नहीं रोए, उन्हें रुलाया गया, क्योंकि हम संसार में धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। पैसे की मल्टीप्लिकेशन की बीमारी के कारण हम सबको रुला के मरते हैं, इसलिए हमको रो के पैदा होना पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई संसार में कोई जीव मरने के बाद, पैदा होने के बाद नहीं रोता तो हम क्यों रोते हैं। किसी जीव को जो आदमी के चक्कर में नहीं है, किसी की डिलीवरी ऑपरेशन से नहीं होती। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, हमारे लोग काम करते थे, मालूम पड़ा कि फलाने चाची, हम लोग चाची बोलते थे, डुमारिन चाची, चमारिन चाची, कुम्हारिन चाची,
वो खेत काटने गई थी और वहाँ से बच्चा लेके आ गई। जो जो विज्ञान विकास करता जा रहा है, जो जो दवाइयाँ नई नई निकलती जा रही हैं, डिलीवरी उतनी ही कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। इसलिए हमको प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत, प्राकृतिक चिकित्सा का दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा की विधियाँ, प्राकृतिक चिकित्सा में जब मैं आपको आहार विज्ञान पर आऊँगा तो आप दंग रह जाएंगे कि आप आग का पका भोजन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम बीमार न पड़ें। तो ये मैंने संक्षेप में इसलिए बताया कि आपको प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ मोड़ सकूं। प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी अब चिकित्सा पद्धति रह गई है जिसके द्वारा आप बड़े बड़े रोगों से बच सकते हैं। कोई बड़ा रोग हो गया हो तो सबसे पहले कब्ज, गैस, वायु विकार ठीक करिए, फिर पित्त विकार ठीक करिए, फिर कफ विकार ठीक करिए, फिर रक्त विकार ठीक करिए, साथ में नाड़ी विकार ठीक करिए, साथ में ग्रंथि विकार अपने आप ठीक हो जाएगी जब मेडिटेशन करेंगे, मैग्नेट थेरेपी करेंगे, और साथ में योग साधना करके, साक्षी ध्यान करके मन विकारों को कमजोर करिए। आज हम चर्चा करेंगे कि आप कुदरत में देखिए, आदमी को छोड़ करके कोई जीव जो किसी अभी बंगले वाले के अंडर में स्लेव नहीं हुआ है, कोई कपड़े नहीं पहनते। जब वो चलते हैं 4 पैर से, 8 पैर से, 16 पैर से, बिना पैर के, तो उनके रीढ़ की हड्डी पर ऑटोमेटिक धूप लगती है। जब रीढ़ की हड्डी में धूप लगेगी तो वो धूप की तरंगें, धूप की वेव्स, धूप के सकारात्मक लाभ पूरे नर्वस सिस्टम में जाएंगे। तो कल हमने आपको पत्ते वाला धूप स्थान बताया था, आज हम बताएंगे एक बहुत अद्भुत चीज बताएंगे। संसार में चाहे निर्जीव वस्तुएं हो और चाहे जीवधारी प्राणी हो, वो पंच तत्वों के मिश्रण से बनते हैं। वो पंच तत्व है मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे सनातन ऋषियों ने पृथ्वी को माँ कहा है, पृथ्वी को माँ कहा है। माँ से अधिक भोजन देने वाली, बड़ा करने वाली, खिलाने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। और जल को जीवन कहा गया है, जल को जीवन कहा गया है। स्वच्छता के लिए, पवित्रता के लिए जल प्रधान होता है। जूस में भी जल प्रधान होता है, सूप में जल प्रधान होता है। इस शरीर में भी वैज्ञानिक बताते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर 85%, 80%, 70% पानी होता है, और बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है। बुढ़ापे में भी अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं है, तो भी 65% से पानी कम नहीं होता। इस पृथ्वी में भी 2/3 पानी ही है। कभी आपको इंटरनेशनल हवाई जहाज की यात्रा करने का अगर सौभाग्य मिला होगा तो आप देखते होंगे जब जहाज बहुत ऊपर चला जाता है तो बादल नीचे हो जाते हैं, पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती। यानी स्पेस में भी, आकाश में भी बादलों का बहुमत है। तो इसी प्रकार से वायु को देवता कहा गया है।
वायु को देवता कहा गया है, आकाश को ब्रह्मांड कहा गया है और सूर्य को भगवान कहा गया है। सूर्य को भगवान कहा गया है। वेदों में सूर्य भगवान की बड़ी आराधना की गई है। सविता मंत्र होते हैं। योग में सूर्य नमस्कार बहुत अद्भुत योगासनों का सेट है। अगर आपको सूर्य नमस्कार सही ढंग से करना आ जाए, यानी जल्दी जल्दी ना करें, धीरे धीरे करें, सूर्य का ध्यान करते करें, सूर्य के मंत्रों का ध्यान करते करें, और अगर आप सूर्य नमस्कार के साथ पूरक कुंभक रेचक शून्यक यानी प्राणायाम का सिस्टमेटिक ज्ञान हो जाए तो अकेले सूर्य नमस्कार आपका कल्याण कर सकता है। हाँ, मेरे गुरुदेव ने बताया कि सूर्य नमस्कार के बाद किंग और क्वीन करनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी डिस्लिप। तो मैं आपको बता रहा था कि एक बड़ी पुरानी कहावत है, जो घर तर वो बीमारी का घर। जिस घर में नमी रहती है, सूर्य भगवान नहीं पहुंचते हैं, वो घर बीमारियों से भरा रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ मकान उसको श्रेष्ठ कहते हैं जिसका मुख, जिसका द्वार पूरब की ओर हो। जब भगवान सूर्य पूरब को निकलते हैं तो सबसे पहले सुबह किरणें भेजते हैं हमारे घर में, खिड़कियाँ खुली हों। फिर धीरे धीरे जब भगवान पश्चिम की ओर जाते हैं तो पूरब से भी धूप देते हैं, दक्षिण से भी धूप देते हैं और पश्चिम से भी धूप देते हैं। वो मकान सबसे निकृष्ट माना गया है जिसका मुंह पश्चिम की ओर होता है। पश्चिम की ओर मुंह वालों को अगर प्रॉपर खिड़कियां न हो और बगल में मकान लंबा न खड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो वो मकान बिल्कुल बीमारी का घर है। मुझे नहीं पता वास्तु शास्त्रियों का इस पर क्या विचार है, लेकिन जो घर तर वो बीमारी का घर। पहले मकानों में रोशनदान बनाए जाते थे कि भगवान सूर्य जो है जब ऊपर पहुंचते थे उस रोशनदान से अंधेरे कमरों में भी सूर्य का प्रकाश पहुंचता था। अब भी मकान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जब पैसा अधिक आ जाता है तो स्वाभाविक है कि अक्लमंदों की बुद्धि मंद होने लगती है। एसी लगवा लेते हैं, बिल्कुल कमरे को कबूतर खाना बना देते हैं, तो वहाँ तो डॉक्टर दिन भर आएगा ही। इसलिए जो घर तर वो बीमारी का घर। वैज्ञानिकों ने भी और हमारे चारों वेदों में भी सूर्य की जितनी आराधना की गई है, गाथा गाई गई है और इसके वैज्ञानिक पक्ष दिए गए हैं, बहुत अद्भुत है। अब तो हमारे वर्तमान चिकित्सक भी कहने लगे हैं कि अगर हमें आर्थराइटिस से बचना है, हड्डियों के दर्दों से बचना है, 1 घंटे धूप लीजिए। 1 घंटे धूप लेना कोई वैज्ञानिक नहीं है। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में केवल 20 मिनट से अगर आधा घंटे धूप लेने की विधि मालूम हो जाए तो पर्याप्त है। धूप लेने के पहले जाड़े में गुनगुने पानी से सारे बदन को रोमेदार तौलिया से सदन घर्षण करें, इससे रोम छिद्र खुल जाए। गर्मियों में सामान्य शीतल पानी से सारे बदन को घर्षित करें, रगड़ें, जिससे रोम छिद्र खुल जाए। और कभी कभी रगड़ने में ये पोषण छोड़ देते हैं। 90% अगर आपके सोल्जर फ्रोजन नहीं है तो परमात्मा ने हमारी व्यवस्था ऐसी बनाई है कि हम 90% अपने हाथ से घर्षण कर सकते हैं
और 90% अपने हाथ से मालिश कर सकते हैं। यदि आपको गोमुख आसन सिद्ध हो जाए तो आप 100% अपने हाथ से मालिश कर सकते हैं। मेरे पास प्रायः फोन आते हैं धनवानों के, साहब हमें कोई मालिश वाला दे दीजिए। मैं सब समझाता हूं कि मालिश वाला आपका 1 घंटे समय लेगा। अगर आप स्वयं मालिश करना शुरू कर दें तो आपके सारे बदन के सारे जोड़ों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मैनुअल वर्क करने में आपका मन भी बड़ा शांत हो जाएगा। इसलिए अगर आप, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है नेचुरोपैथी में कि अगर आप सारे बदन में स्पंज करने के बाद, घर्षण करने के बाद, जल घर्षण करने के बाद अगर आप सरसों का तेल कि सारे बदन में गोल मालिश कर लें, इधर दिखाइए, ये देखिए। ऐसे तो मालिश अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैंने अपने गुरुदेव डॉक्टर हीरालाल जी से मालिश सीखी थी। अगर मैं किसी के 1 घंटे मालिश कर दूं, मेरा कायल हो जाएगा। लेकिन मैं तो इस केंद्र का प्रबंधक हो गया हूँ, गाइड हो गया हूँ। मुझे एक्यू मसाज मालूम है कि कैसे एक एक अंगों के एक्यूप्रेशर प्रोसेस से मसाज करें। अगर आपको एक्यूप्रेशर की मसाज आ जाए, किस बीमारी कौन से तेल की मसाज आ जाए, तो इस देश में लाखों आदमियों को रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाए। ये देखिए, ये व्यक्ति है अंडरवियर छोड़ करके, सारा बदन इसका कपड़ों से मुक्त है और ये गोल मालिश कर रहा है। ऐसे सारे बदन की गोल मालिश कर सकते हैं आप। और इसके बाद सरसों के तेल में मालिश करने से, सरसों के तेल से मालिश करने से और फिर धूप लेने से विटामिन डी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है। इसकी विधि बहुत सरल है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। बेस्ट तो धूप स्नान होता है सवेरे का, जब भगवान सूर्य आ रहे होते हैं संसार में। ये देखिए, भगवान सूर्य की लालिमा देख रहे हैं आप, दिखाई पड़ रहा है बेटा, और वहां से लाल किरणें निकल रही हैं। ये व्यक्ति तखत में या चटाई बिछाकर लेटा हुआ है, कोई अंडर गारमेंट्स पहने हुआ है। अगर आपकी ऐसी व्यवस्था हो, आप इसे भी उतार सकते हैं। आप कभी समुद्र किनारे जाएं तो वो लोग, विदेशी लोग, धूप स्नान लेने के लिए सारे बदन पे धूप लेते हैं, फिर पानी में नहाते हैं, फिर धूप लेते हैं, फिर पानी नहाते हैं। ये सबको नहीं हो सकती व्यवस्था। आप सारे बदन पे सरसों का तेल लगाइए, पहले जल घर्षण करिए और आप सीधे 10 मिनट आप ऐसे सीधे शवासन में पड़े रहिए। आंख बंद करके कोई पॉजिटिव थिंकिंग करिए। अगर आपको जप का अभ्यास हो, जप करते रहिए। 10 मिनट के बाद आप पेट के बल लेट जाइए और पीठ पर धूप लगने दीजिए। प्राकृतिक चिकित्सकों का कहना है कि सबसे पहले पीठ पर धूप लेना चाहिए, उसके बाद पेट पर लेना चाहिए, फिर दाएं करवट लेट जाइए भगवान सूर्य की तरफ, 5 मिनट वहाँ लीजिए और 5 मिनट फिर बाएं करवट ले जाइए। यानी धूप पहले आप पूरे बदन को का जल घर्षण करें, उसके बाद फिर लेट जाइए पेट के बल, चाहे बैठ जाइए। पेट के बल लेटेंगे तो सारे बदन में धूप लगेगी। ऐसे आप धूप लीजिए। पीठ पर, पहले पीठ पर धूप लीजिए, फिर आप पेट की तरफ से धूप लीजिए, फिर दाहिनी तरफ से धूप लीजिए, फिर बाईं तरफ से धूप लीजिए। 10 10 5 5 आधा घंटे
अगर आप ओपन सन बाथ लें तो जिंदगी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। कुछ भोजन है जो विटामिन डी देते हैं, वो पचेंगे तब विटामिन डी देंगे, अगर पचेंगे नहीं तो विटामिन डी और ले लेंगे आपका। लेकिन भगवान सूर्य जो है आपको डाइट देंगे। ये धूप स्नान बहुत सरल है, 50 ग्राम तेल का खर्चा जरूर है। अच्छा है कि ऑर्गेनिक आपको तेल मिल जाए, क्योंकि हाउ टू मल्टीप्लाई की जो मनी की बीमारी लोगों को लग गई है पिछले 50 सालों में, ये आपकी ज़िंदगी नरक बना दिया है। मैंने कविता बनाई है, चाहे जितना कमाया अगर तीसरी आंख नहीं खुली और संतोष बैंक की मेंबरशिप नहीं ली तो मन यही कहेगा अब अभी भी कम आया। और इसी कम आया के चक्कर में आप 40-50 साल के अंदर मोटापा बढ़ा लेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेंगे, डायबिटीज़ बढ़ा लेंगे, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी बढ़ा लेंगे, अनिद्रा बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा विवेकपूर्ण जीवन जिएंगे, क्योंकि मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 145 साल है, मेरे गुरुजी बताते थे। अगर आपको श्वास पे कंट्रोल करना आ जाए तो 145 वर्ष मनुष्य की प्राकृतिक उम्र है। और अगर सामान्य श्वास पर कंट्रोल करना आ जाए, यानी 1 मिनट में 12 बार, तो आप 99 वर्ष तक संसार में रह सकते हैं। और अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा और हर्बल थेरेपी का ज्ञान करना होगा। ये प्राकृतिक चिकित्सा के क्लासेस जब ख़त्म हो जाएंगे 18 अक्टूबर को, फिर मैं आपको हर्बल थेरेपी 10 दिन पढ़ाऊँगा। क्योंकि चाहे प्राकृतिक चिकित्सक हो, चाहे योग साधक हो, चाहे कुछ ना हो, चाहे एलोपैथी के डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथी के डॉक्टर हो, अगर आपको हर्बल थेरेपी के 8 सिद्धांत नहीं मालूम होंगे तो बस जुखाम भी बना रहेगा और कफ चीज़ खाते रहेंगे। ये मैंने आपको बताया कि ओपन सन बाथ से विटामिन डी तो मिलेगा ही, और बैक्टीरिया वायरस भी आपसे दूर रहेंगे। थोड़ी बातें समझ लें। धूप स्नान में सिर को धूप से बचाने के लिए यहाँ पर भीगी तौलिया रख लें निचोड़ करके। कड़ी धूप में स्नान मत लें, समय धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप स्वस्थ हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो 5 मिनट पीठ के बल, 5 मिनट पेट के बल, 2.5 मिनट दाएं, 2.5 मिनट बाएं, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। बहुत कमज़ोर है, टीबी के पेशेंट हैं तो 2 मिनट पीठ के बल धूप स्नान, 2 मिनट पेट के बल, 1 मिनट दाएं, 1 मिनट बाएं, धीरे धीरे। जब गेहूं घर में ख़राब हो जाता है तो हम लोग धूप में रखते हैं, इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं रखी जाती है। तो ये मैंने बता ही दिया आपको, पहले पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ। प्रयास करिए कि कपड़े शरीर में कम से कम हों, अंडर गारमेंट्स हों और सिंथेटिक ना हो। वैसे तो मैं सिंथेटिक के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, पर हम लोग देश काल परिस्थिति के गुलाम हैं। कम से कम अंडर गारमेंट्स कभी भी सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से स्थान खुला हो लेकिन धूप के झोंके ना हो, खाली पेट हो और भयंकर भूख लगी हो तो सूप पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। और कुछ भी ना हो तो गर्म पानी, आधा नींबू, 2 चम्मच शहद, शहद ना हो तो गुड़। लेकिन प्रयास करिए 5 चीज़ों से बचें। चोकर विहीन आटा यानी सफ़ेद आटा। आप ये क्या नाम है, ये जो सफ़ेद घी आ गया है
सफ़ेद बहुत पालिश किया हुआ चावल, पिसा हुआ नमक और शुगर। शुगर तो बिल्कुल गवर्नमेंट को शुगर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मिठास के नाम से हम लोग केमिकल खाते हैं, एकदम केमिकल खाते हैं। जो आदमी शुगर खाता है उसकी बहुत में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसी प्रकार से इसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद ठंडे जल से स्नान करिए। ठंडे माने चिल्ड वाटर नहीं, शीतल पानी से स्नान करिए। अगर ठंडक लगने के बाद हो तो सामान्य पानी से नहाएं। जहाँ तक संभव हो आप कोशिश करें कि जाड़ों में 12 से 2, गर्मियों में 8 से 10, शाम को 3 से 5, गर्मियों में 4 से 6। ये टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। इस टाइम पर आप धूप स्नान लें। अगर आप डेली नहीं ले सकते हैं किन्हीं परिस्थितियों बस, तो आप ये सप्ताह में 1 दिन लें। धूप स्नान लेने से आपके अंदर बहुत वाइटल पावर बढ़ जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप धूप स्नान के बारे में अच्छी प्रकार समझ गए हैं। ओपन धूप स्नान कि में न पत्ता रखते हैं न चादर ओढ़ते हैं। ये ट्रीटमेंटल धूप स्नान में स्वेटिंग के लिए हम पत्ते वाला कर सकते हैं, पत्ते के अभाव में हरी चादर से सकते हैं। आज हम लोग इतनी बात करेंगे और आप इसको पढ़िए, आप अपने कमेंट भेजिए। कुछ लोग कमेंट में अपने एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, आप किंग हैं, लेकिन आप कमेंट करिए, कोई बात पूछिए। आप अपना एक्यूप्रेशर बेचने लगते हैं, अपनी दवाई बेचने लगते हैं। भैया हमें दवाओं से मुक्त करना है लोगों को। आप हमसे, कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारे मोबाइल नंबर दिया है, उनको जोड़ने की रिक्वेस्ट किया है। मैं अपने सहयोगी प्रिय अरविंद जी जो सारी वीडियोग्राफी करते हैं, इनसे कल कहूँगा कि जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जिनको भी डायरेक्ट जुड़ना हो अपने कमेंट के साथ अपना मोबाइल नंबर डाल दें। हमारा अब मिशन भी बहुत ओपन है कि हमें घर घर प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचानी है। मेरी कोई भी पुस्तक है, anandyoga.com में जाइए, अदर बुक्स में जाइए। 8 किताबें संभवतः जा गई हैं, एक 5वीं किताब बहुत जल्दी हम देने जा रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा प्लस के अनुभव पुराण, ये ऐसी अद्भुत किताब है 400 पेज की कि जो मैंने निराश रोगियों को ठीक किया है वो कैसे ठीक हुए, कितना बीमार। इस किताब को पढ़ करके तो आप निश्चित अपना और अपनों परिवार के प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर बन जाएंगे। यही मेरा लक्ष्य है। आप सबको बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे।